हाँ सर, आ रही हाँ है। सर, अब आ रही है, अब आ रही है। आइए सर। तो हम स्टार्ट करते हैं सर, एक बार जरा लास्ट क्लास के क्विक रिव्यू से, और फिर आज हम अपने पास मेन एंट्री स्टार्ट करेंगे। जी सर। तो मैं ये बता रहा था कि देखिए, हम ना जर्नल पढ़ रहे हैं। जर्नल में हम अपने पास जब भी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं तो जर्नल का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के बेसिस पर जर्नल एंट्रीज पास की जाती है। लास्ट क्लास में हमने वो फॉर्मेट डिस्कस किया था। सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी सर, आ रही है सर। हाँ जी। तो हम अपने पास जब भी जर्नल बनाते हैं तो जर्नल का फॉर्मेट हमने अपने पास डिस्कस किया था कि हम जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं, और जर्नल के फॉर्मेट में हमारे पास सबसे पहले होता है कॉलम डेट का। डेट के बाद कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का। फिर हम अपने पास एक कॉलम बनाते हैं एलएफ। एलएफ का मतलब होता है सर लेजर फोलियो। फिर होता है डेबिट अमाउंट एंड देन क्रेडिट अमाउंट। हाँ जी सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। सर, एक बार रिफ्रेश कीजिए प्लीज। आई सर? वापस ज्वाइन कर लेता हूँ। जी हाँ जी। तो मैं ये बता रहा था सर कि हम जब भी अपने पास कोई जर्नल एंट्री पास करते हैं ना, तो हम जर्नल एंट्री को इस फॉर्मेट में पोस्ट करते हैं। ठीक है, जो भी जर्नल एंट्री हम पास करेंगे वो जर्नल एंट्री इस फॉर्मेट के अंदर पोस्ट करके पास की जाएगी। जैसे मान लीजिए हमें बताया गया कि मैं एंट्रीज लिखता हूं और फिर उसको ऊपर पास करता हुआ चलूंगा। हमें 2023 की इंफॉर्मेशन बताई जा रही है 1 अप्रैल की। हमसे बताया गया कि हमने 1 अप्रैल 2023 को आवाज नहीं आ रही सर। जी सर, एक मिनट जरा, वो मैं थोड़ा ऐड कर रहा था फोन से। जी, इसलिए बोल नहीं रहा था, बस एक मिनट मैं कोड डाल दूं। जी जी। हाँ जी, आइए सर। तो मैं ये बता रहा था कि हमें बताया गया कि हमने कैश पे किया टू मिस्टर रोहन 15,000 रुपए। फिर 2 अप्रैल को हमें बताया गया हमने कैश रिसीव किया फ्रॉम सुरेश
18,000 रुपए। 4 अप्रैल को फर्नीचर सोल्ड किया और कैश 8,000 रुपए। 7 अप्रैल को मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम आकाश ऑन क्रेडिट 40,000 रुपए। ठीक है सर, अब इनकी हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। आइए देखिए जरा प्लीज। तो देखिए सबसे पहली एंट्री क्या है, कैश पेड टू रोहन। सर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस ये किया था कि देखिए जब भी हम अपने पास कोई जर्नल एंट्री पास करते हैं ना, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, हमने एक फॉर्मेट बनाया था। हम अपने पास फॉरेन डेबिट और क्रेडिट यहाँ पर 2 एरो बनाते थे, ये सोचते थे कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं और उन अकाउंट्स को हम रियल पर्सनल नॉमिनल में लिखते थे और फिर उसके अकॉर्डिंग हम रूल अपने पास अप्लाई करके जर्नल एंट्री बनाते थे। सर सब कुछ सेम होगा, सब कुछ सेम, बस डिफरेंस क्या आएगा, लिखूंगा नहीं सर। मैं अब अपने पास ये चीजें ना ओरली करूंगा। मैं सोचूंगा कि देखिए कैश पेड टू मिस्टर रोहन, 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं सर। कौन कौन से, पहला अकाउंट है कैश का और दूसरा अकाउंट है रोहन का। तो कैश एंड रोहन, ठीक है सर। कैश आएगा रियल की कैटेगरी में और रोहन आएंगे पर्सनल की कैटेगरी में। कैश के ऊपर रियल का रूल लगाइए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है, क्रेडिट किया जाएगा। और रोहन पर्सनल का रूल लगाइए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो रोहन इज द रिसीवर, रोहन को कर दीजिए डेबिट। जर्नल एंट्री में जब हम डेबिट करते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं, रोहन डेबिट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, जब भी हम किसी पर्सन का नाम लिखते हैं ना सर, तो या तो हम लिखते हैं रोहन या हम लिखते हैं रोहन्स अकाउंट। हम रोहन अकाउंट नहीं लिखते। और 2 कैश अकाउंट। डेबिट वाला ऊपर आता है, क्रेडिट वाला नीचे आता है। और क्रेडिट वाले की पहचान ये होती है कि जब भी हम क्रेडिट वाली एंट्री लिखते हैं तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के राइट हैंड साइड की तरफ लिखना शुरू करते हैं। रोहन डेबिट टू कैश, हमने अपने पास रोहन को पैसे दिए 15,000 रुपए। तो रोहन डेबिट हो रहा है ना, रोहन के सामने डेबिट के कॉलम में 15,000। कैश क्रेडिट हो रहा है ना, कैश के सामने क्रेडिट के कॉलम में 15,000। सर डेट आ जाएगी 2023 1 अप्रैल। फिर जब हम अपने पास जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं ना, तो जर्नल एंट्री पास करने के बाद हाँ जी सर जो डेट का आपने पास कर फॉर्मेट लेते लिखा हैं। सर, डेट ऐसे लिखी जाएगी जी सर। 23 पहले, उसके बाद 1 अप्रैल नीचे सर। सर हम चाहें तो 1 अप्रैल 2023 पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन सर वो बार बार 2023 लिखेंगे, टाइम खराब होगा। तो हमने ईयर एक बार लिख दिया, अब हम डेट लिखते हुए चलेंगे। अगर मान लीजिए एक ही मंथ में ढेर सारी जर्नल एंट्रीज हो ना सर, तो हम क्या करते हैं सर, हम मंथ भी लिख देते हैं। ऊपर लिख दिया अप्रैल 2023, अब नीचे लिखते हुए चलेंगे 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th। ठीक है, अगर हम चाहें हम ऐसा ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने पास 1 अप्रैल 2023 2 अप्रैल 2023 पूरा पूरा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, तो मैं ये बता रहा था सर कि देखिए जब भी हम जर्नल एंट्री पास करते हैं ना, तो जर्नल एंट्री के नीचे हमें ये डिटेल बतानी होती है कि इस जर्नल एंट्री में हमने क्या करा है। हमने ये जो जर्नल एंट्री पास करी है, इस जर्नल एंट्री में हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये जो जर्नल एंट्री है हमारी, इसमें हमने ये बताया कि हमने पैसे दिए रोहन को, तो इसकी डिटेल नीचे बनाकर लिख देंगे सर। इसे ना नरेशन कहते हैं, नरेशन। इसे हम कहेंगे कैश पेड टू रोहन बीइंग, सर नेशन की स्टार्टिंग बीइंग से करते हैं। बीइंग कैश पेड टू रोहन, हम ये बताते हैं इस एंट्री में हमने क्या करा। बीइंग कैश पेड टू रोहन, हमने कैश पे किया है रोहन को। इसके बाद 2 अप्रैल, 2 अप्रैल की एंट्री क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश। सर फिर से वही बात,
मैं अपने पास सबसे पहले ये सोचूंगा कौन कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। सर एक अकाउंट इन्वॉल्व है सुरेश का, दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है कैश का। कैश आएगा रियल की कैटेगरी में, सुरेश आएगा पर्सनल की कैटेगरी में। रियल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। कैश आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, कैश को डेबिट कर दीजिए, कैश अकाउंट डेबिट। और देखिए प्लीज सुरेश क्या हो रहा है, सुरेश पर्सनल की कैटेगरी में आता है। पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो सुरेश इज गिवर, सुरेश को क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है, एंट्री बनेगी कैश डेबिट टू सुरेश 18,000 रुपए। सर जब भी जर्नल एंट्री पास करेंगे ना, नरेशन जरूर लिखेंगे। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश, हमें कैश मिला सुरेश से। नेक्स्ट देखिए प्लीज, 4 अप्रैल को बता रहे हैं फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश। हमने फर्नीचर बेचा कैश में 8,000 रुपीज, तो एंट्री पास कर दीजिए। डेट आ जाएगी 4 अप्रैल। सर फर्नीचर बेचा, तो जब फर्नीचर बेचा और कैश आया, 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, 2, एक है कैश, दूसरा है फर्नीचर। एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। सर डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। कैश आ रहा है और फर्नीचर जा रहा है। ठीक है, कैश अकाउंट को डेबिट कर दीजिए 8,000 रुपए, फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए 8,000 रुपए। नरेशन में लिख दीजिए बीइंग फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश। फर्नीचर बेचा कैश में, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। आगे कंटिन्यू करते हैं सर। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम आकाश ऑन क्रेडिट। मशीनरी खरीदी तो मशीनरी आई, डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, मशीनरी को डेबिट कर दीजिए। कितने पैसे हैं, 40,000 रुपए। सॉरी, मशीनरी को डेबिट कर दीजिए 40,000 रुपीज टू। सर 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, पहला है मशीनरी, दूसरा है आकाश। मशीनरी को डेबिट कर दिया, रियल की कैटेगरी में कवर होता है डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस। और आकाश, आकाश ना गिवर है सर, गिवर। आकाश ने हमें मशीन दी क्रेडिट पर, तो यहां पर आ जाएगा टू आकाश। या तो लिखिए आकाश या लिखिए आकाश अकाउंट 40,000 रुपए। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू आकाश अकाउंट बीइंग मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम आकाश सॉरी ऑन क्रेडिट। आकाश से क्रेडिट पर मशीन परचेज की। सर नरेशन में सेम चीज लिख देनी है जो क्वेश्चन में दे रखा है, बस बीइंग हमें ऐड कर देना है। सर सेम भी लिख सकते हैं, आप चेंज करके भी लिख सकते हैं। अगर चेंज करके लिख रहे हैं तो चेंज करके लिख दीजिए। मीनिंग हमें अपने पास वही रखना है, जो क्वेश्चन में बताया जा रहा है वो हमें अपने पास ट्रांजैक्शन में लिखकर बताना है कि हम कर क्या रहे हैं बेसिकली। हाँ जी सर, ऐसे ही 2-3 और एंट्रीज हम अपने पास यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे हमें कहा गया 10 अप्रैल को
हमने फ्रेट पे की, फ्रेट। ₹4000 की क्या जर्नल एंट्री होगी? तो सर फ्रेट एक्सपेंस है, नॉमिनल की कैटेगरी में कवर होगा। नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, फ्रेट को डेबिट कर दीजिए। सर दूसरा अकाउंट है कैश। कैश रियल की कैटेगरी में कवर होता है। रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। कैश जा रहा है तो फ्रेट को डेबिट कर दीजिए, कैश को क्रेडिट कर दीजिए। ₹4000। 7th अप्रैल, 10th अप्रैल। being freight paid in cash। ठीक है। इसी तरह मान लीजिए हमसे कहा जाए हमें रेंट मिला कहीं से, सपोज ₹15,000 का। तो जब रेंट मिला, रेंट रिसीव्ड इन कैश, फिफ्टींथ अप्रैल को, तो यहां पर आ जाएगा 15th अप्रैल। सर रेंट और कैश दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। कैश रियल की कैटेगरी में आएगा, रेंट नॉमिनल की कैटेगरी में आएगा। रियल पर रियल का रूल लगाइए, नॉमिनल पर नॉमिनल का रूल लगाइए। रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस। कैश आ रहा है ₹15,000। नॉमिनल, रेंट नॉमिनल की कैटेगरी में आएगा। नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। रेंट इनकम है, क्रेडिट कर दीजिए। बीइंग रेंट रिसीव्ड इन कैश। रेंट मिला कैश में। ठीक है सर, जब हम जर्नल एंट्रीज पास कर देते हैं ना सारी, तो जर्नल का ना टोटल किया जाता है। और सर जर्नल जैसे डेबिट होता है ना सर डेबिट वाले में जैसे सर आप कैश अकाउंट के बाद जो डैश 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 दे रहे हैं सर, वो देना होगा सर? जी सर, डेबिट वाले में ना डैश 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 करा जाता है, क्रेडिट वाले में नहीं करा जाता। फ्रेट अकाउंट डेबिट आपको बिल्कुल इसी तरह से सेम फॉर्मेट फॉलो करना है। हाँ जी, तो मैं ये बता रहा था कि ध्यान से देखिए प्लीज, हम अपने पास ना लास्ट में इसका टोटल कर देंगे। तो टोटल देखिए, डेबिट पर हमारे पास 15 एंड 18, 33 एंड 8, 41, 41, 81, 85 एंड 15। डेबिट का टोटल आ रहा है ₹1,00,000। सर क्रेडिट का टोटल भी आएगा ₹1,00,000, अमाउंट सेम चले। सर जब जर्नल का मैं टोटल कर दूंगा ना, तो टोटल करने के बाद इसे डबल अंडरलाइन से क्लोज कर दिया जाएगा। डबल अंडरलाइन का मतलब है ये जर्नल यहां पर खत्म हो गया। डबल अंडरलाइन ये बताती है कि ये अकाउंट यहां पर, ये जर्नल यहां पर खत्म हो गया। ठीक है, मान लीजिए जैसे मंथ के एंड में मैंने जर्नल को क्लोज किया, या ईयर के एंड में मैंने जर्नल को क्लोज किया, और जर्नल को क्लोज करने के बाद मैंने अब अपने पास इसके टोटल में डबल अंडरलाइन कर दिया। अब आगे नेक्स्ट रजिस्टर बनेगा, नेक्स्ट ईयर का नए सिरे से अकाउंटिंग की जाएगी। डबल अंडरलाइनिंग मींस हमने इसको यहां पर क्लोज कर दिया है। सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। टोटल लिखना नहीं है सर, टोटल। सर एक बार ब्रीफली लिख के बताने की जरूरत नहीं है, बस हमने ये लिख दिया कि ये टोटल है, ये काफी है। सर आवाज ब्रीफली कट एक रही बार है, दोबारा से बता दें। दोबारा पूछिएगा। ब्रीफली ऐसे ही एंट्रीज को एक्सप्लेन कर दें ब्रीफली से। सर मैं ये कह रहा था, हम जब भी अपने पास जर्नल बनाएंगे तो जर्नल बनाकर ना जर्नल में हर एंट्री को दिखाएंगे और एंट्री का नरेशन लिखेंगे।
ठीक है, जो जो हमने ट्रांजैक्शन की है उसकी रेस्पेक्टिवली हम एंट्रीज करते हुए चलेंगे, जर्नल में पोस्ट करते हुए चलेंगे, एंड में उसका टोटल कर देंगे। आइए अब मैं सर आपको ना एलएफ का एक रोल एक करके, क्या है इसमें? जी सर। सर एलएफ का रोल क्या है इसमें? सर एलएफ का कोई भी रोल नहीं है। होता क्या था कि पुराने जमाने में सर जब मैनुअली अकाउंटिंग होती थी ना, तो उस टाइम पर सर दो सेपरेट रजिस्टर्स होते थे। एक रजिस्टर होता था जर्नल का, एक रजिस्टर होता था लेजर का। हम जर्नल में जो एंट्रीज करते थे उनकी लेजर में ले जाकर पोस्टिंग करते थे। तो अब मैनुअल अकाउंटिंग होती थी, गलती ना हो जाए, तो वेरीफाई करते हुए परेशानी ना हो, कभी पता चला हम ढूंढते रह जाएं, मिले ही ना हमें ट्रांजैक्शन, तो हम क्या करते थे, जब जर्नल की एंट्री को लेजर में ले जाकर पोस्ट करते थे ना, तो जर्नल में लेजर का पेज नंबर लिख दिया करते थे सर, कि लेजर के कौन से पेज पर ये एंट्री पास की गई है, ताकि हम अपने पास ना अगर हमें चेक करना हो तो वहां पर जाकर वेरीफाई कर सकें। फिर लेजर में जर्नल का पेज नंबर लिख दिया करते थे। सर ऐसे तो मैं ढूंढता रह जाऊंगा, सोचिए 500 पेज का रजिस्टर है जर्नल का, 800 पेज का रजिस्टर है लेजर का, मैं तो ढूंढता रह जाऊंगा। तो हम अपने पास ना जर्नल में ये लिख दिया करते थे कि लेजर के कौन से पेज पे पोस्टिंग की है, लेजर में ये लिख दिया करते थे जर्नल के कौन से पेज पे पोस्टिंग की है। इसे सर लेजर फोलियो और जर्नल फोलियो कहते थे। अब सर आज के जमाने में तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है, टैली को आपको बताने की जरूरत थोड़ी है। आजकल प्रैक्टिकली जैसे ज्यादातर लोग टैली फॉलो अपने पास यूज करते हैं, या फिर एक सॉफ्टवेयर आता है बिजी, बिजी यूज करते हैं, या अपना कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर डेवलप करा लेते हैं। सर सॉफ्टवेयर को बताने की जरूरत थोड़ी है कौन से पेज पे गया, सॉफ्टवेयर तो खुद ही देख लेगा। लेकिन अब एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस पुराने जमाने से चली आ रही है, क्या करें। तो आज भी जर्नल के अंदर हम लेजर फोलियो का कॉलम बना देते हैं, लेजर के अंदर जर्नल फोलियो का कॉलम बना देते हैं, जर्नल में लेजर का, लेजर में जर्नल का। ठीक है सर, जो हमारा पेपर 1 है एमसीक्यू बेस्ड, उसमें तो हमें कुछ फॉर्मेट में ये सब करना ही नहीं है। लेकिन जो आईटीओ पेपर 4 है जिसमें सब्जेक्टिव हमें अपने पास करके आना है, वहां पर हमें ये कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी फुल फॉर्म याद रखिएगा सर। जेएफ का मतलब होता है जर्नल फोलियो, फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर, एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, अगेन फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर। सर अब ना मैं एक एक करके आपके साथ एंट्रीज डिस्कस करना शुरू करूंगा स्टार्टिंग से, और अब मैं सारी एंट्रीज की एक लिस्ट बनवाऊंगा आपको, जैसे जो कॉमन एंट्रीज हैं, जो जो एंट्रीज होती हैं वो सारी की सारी एंट्रीज अब मैं सेपरेटली लिखवाना शुरू करूंगा आपको। ठीक है सर, अभी तक ना मैं एंट्रीज जैसे बनाता था, तो जैसे मैं ये अपने पास ना एरो बनाकर करा करता था, जैसे ये एग्जांपल है, हमने बिल्कुल पहले एग्जांपल लिए थे, मैं लिखा करता था कि भाई मशीनरी है, कैश है, मशीनरी रियल, कैश रियल, मशीनरी को डेबिट कर दीजिए, कैश को क्रेडिट कर दीजिए। सर अब ये सब कुछ नहीं करूंगा, करूंगा ओरली करूंगा। सर अब मैं एक एक करके एंट्रीज लिखना शुरू कर रहा हूं, मेन एंट्रीज। इन एंट्रीज में ना मैं माइंड में यही सारी बातें सोचूंगा, एंट्री पढ़ते ही फौरन दिमाग चलाना है कौन कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है। ठीक है सर, जैसे ही माइंड में आ गया कौन कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, फिर मैं ये सोचूंगा कि ये अकाउंट रियल है या पर्सनल है या नॉमिनल है। जब ये भी समझ में आ जाएगा तो फिर मैं रियल वाले पर रियल का रूल, पर्सनल वाले पर पर्सनल का रूल, नॉमिनल वाले पर नॉमिनल वाले का रूल बनाऊंगा और जर्नल एंट्री बनाता हुआ चलूंगा। सर एक एक स्टेटमेंट लिखवाता जाऊंगा, उनकी जर्नल एंट्रीज पास करता जाऊंगा। ठीक है सर, अब क्योंकि मुझे बार बार स्टेटमेंट भी लिखवानी है, एंट्री भी लिखवानी है, तो मैं ना फॉर्मेट नहीं बना पाऊंगा, फॉर्मेट के बीच में वरना स्टेटमेंट लिखवाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अभी इसके बाद ना हम क्वेश्चन भी करेंगे आज, जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे ना तो फिर हम फॉर्मेट बनाकर क्वेश्चन करेंगे। आइए सर एक बार जरा ध्यान से समझिएगा, सारी एंट्रीज रिपीट हो जाएंगी सर इसमें, तो अगर बाय चांस स्टार्टिंग का कुछ आपका मिसिंग भी है तो सारा कवर हो जाएगा। ध्यान से आप सुनिएगा प्लीज सर। जैसे एंट्री नंबर 1, सोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपए। सोहन ने 5 लाख रुपए कैश के साथ बिजनेस शुरू किया। तो सर 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, देखिए 2, पहला कैश, दूसरा प्रोप्राइटर का अकाउंट है ना सर। प्रोप्राइटर, जब प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसे लेकर आता है ना, इसे कहते हैं सर कैपिटल। तो पहला अकाउंट है सर हमारे पास कैश का, और दूसरा अकाउंट है सर हमारे पास कैपिटल का। तो एक अकाउंट हो गया कैश, रियल की कैटेगरी में कवर होगा सर। दूसरा अकाउंट हो गया
कैपिटल। सर ये पर्सनल की कैटेगरी में कवर होगा। कैपिटल से मतलब है प्रोप्राइटर मिस्टर सोहन। कैपिटल से मतलब है प्रोप्राइटर मिस्टर सोहन। तो हमारे पास ना जर्नल एंट्री में कैसे दिखाया जाएगा सर? कैश अकाउंट डेबिट टू आप कह सकते हैं सोहन्स कैपिटल अकाउंट, या फिर सर पेपर में ऐसा नहीं करना होगा, हमें आपको समझाने के लिए कर रहा हूं ऑब्वियसली। आप इसको ये भी कह सकते थे सिर्फ कैपिटल अकाउंट। सर मैंने कल बताया भी था, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है ना, एक अकेला प्रोप्राइटर है, तो नाम लिखें या ना लिखें मुझे पता है। सर मेरी दुकान पर कैपिटल मेरा ही तो आएगा, और किसी का थोड़ी आएगा। मेरा पड़ोसी कैपिटल थोड़ी लगा देगा। मेरा पड़ोसी अगर पैसे इन्वेस्ट करेगा तो वो उधार देगा। सर कैपिटल तो बस मेरा हो सकता है, प्रोप्राइटर का। तो प्रोप्राइटर बिजनेस में जो पैसा लगाता है ना, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। मेरे बिजनेस में जो पैसा मैंने लगाया है वो मेरा कैपिटल है। इसे मैं अपने पास कैपिटल के नाम से एंट्री कर दूंगा। सर ये बात हो रही है सोल प्रोप्राइटर की। लेकिन अगर ये पार्टनरशिप फर्म होती तो अब पार्टनरशिप फर्म में तो दो दो पार्टनर्स होते हैं, तो फिर कैपिटल के साथ ना पार्टनर का नाम लिखना कंपलसरी है। सोहन और मोहन दो पार्टनर्स हैं, अब लिखकर बताना पड़ेगा सोहन्स कैपिटल मोहन्स कैपिटल। लेकिन अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आप नाम ना भी लिखे ना तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लिख दीजिए सोहन्स कैपिटल या आप लिख दीजिए सिर्फ कैपिटल, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल या टू कैपिटल। ठीक है सर, 5 लाख रुपए। सर जी मैम। सर इसमें सोहन जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो कैश जाएगा ना इसमें फिर? मैम हाँ जी, देखिए एक बात ना हमेशा ध्यान रखिएगा, ये अकाउंटिंग का बेसिक रूल होता है। जिसके भी आप अकाउंट्स बना रहे हैं ना, आप उसकी जगह पे खड़े हो जाइए, जस्ट स्टेप इनटू द शूज ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, देखिए एक है मिस्टर सोहन और एक है सोहन का बिजनेस। बताइए हम जो अकाउंट्स बना रहे हैं सोहन के लिए बना रहे हैं या बिजनेस के लिए बना रहे हैं? बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए। तो हम ये सोचेंगे हम हैं वो बिजनेस, हम सोहन नहीं है, हम हैं वो बिजनेस। सोहन ने कैपिटल के पैसे दिए बिजनेस को, मैं हूं बिजनेस। अब सोचिए बिजनेस में पैसा आया या बिजनेस से पैसा गया? रूल याद कीजिए जो हमने रूल डिस्कस किया था मैम, डेबिट व्हाट कम्स इन टू द बिजनेस। यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए मैंने ना रियल के रूल में चेंजेस कराए थे। रियल का रूल ये थोड़ी होता है जो मैंने लिखवाया था, रियल का रूल तो बस इतना होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो जाती है कई बार ना, ये चीज क्लिक नहीं कर पाती, कम्स इन कहां पे कम्स इन, सोहन के पास या बिजनेस के पास? तो कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने लिखवा दिया था डेबिट व्हाट कम्स इन टू द बिजनेस। जो चीज बिजनेस में आए, सोहन के पास से पैसे जा रहे हैं, बिजनेस में पैसा आ रहा है, और वो बिजनेस ना मैं हूं। तो मेरे पास पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है। ठीक है, और किससे आ रहा है मैम? सोहन से आ रहा है। सोहन इज द गिवर, तो मैंने अपने पास कैश को डेबिट कर दिया, सोहन को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, पॉइंट क्लियर है मैम? जी सर। हाँ जी, तो मैं ये बता रहा था बीइंग कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय सोहन या बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय सोहन। ठीक है, आप अपने पास अलग अलग नरेशन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, नरेशन चेंज की जा सकती है। मैं अपने पास चाहूं तो नरेशन में ये भी लिख सकता हूं बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय सोहन, मैं ये भी लिख सकता हूं कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय सोहन, मैं अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकता हूं। एक मिनट जरा, एक मिनट। हाँ जी,
तो सोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अच्छा, ये तो बात हो गई जब ये बिजनेस शुरू करें। सोचिए, जरूरी थोड़ी है नए बिजनेस में ही कैपिटल आए, पुराने में भी तो सर आ ऐसे सकता है। सर ऐसे लिख सकते हैं क्या, बीइंग सोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश? हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय सोहन विद कैश कर दीजिए, ठीक है ना। वो थोड़ा ग्रामेटिकल भी जरा थोड़ा सा प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है सर, मैं बताना ही था कि देखिए, तो क्वालिटी ऑफ नरेशन से ज्यादा ना, नरेशन का बस मैसेज क्लियर होना चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। सर अकाउंटिंग टर्म्स में तो मेरे लिए नरेशन की कोई रेलिवेंस ही नहीं है। नरेशन की रेलिवेंस तो उन लोगों के लिए है जिनको मैं अकाउंट्स प्रेजेंट करूंगा और जिन्हें अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है। तो अगर नरेशन कुछ आगे पीछे भी हो जाती है ना, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। जी मैम। ठीक है सर, मैं एक्चुअली वही पूछ रही थी, मैंने लिखा था बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस, जी बट इससे ये पता चलता है कि स्टार्ट हुआ है बिजनेस या मिडिल में, तो मतलब वो पर नहीं आपने मैम, बताई। इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा ना, ठीक है सर। नरेशन से इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोहन इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ₹2 लाख। सर मैं ये बता रहा था कि देखिए, बिजनेस तो आप एक ही बार शुरू करेंगे ना भाई, एक बिजनेस एक ही बार तो शुरू होगा, लेकिन एक बात बताइए, क्या कैपिटल एक ही बार आ सकता है? सर मेरा ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है, अब मुझे और पैसों की जरूरत है, मैं और पैसे लगाना चाहता हूं बिजनेस में, क्या प्रॉब्लम है? मेरा बिजनेस है भाई, जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है, तो अगर मैं और पैसे ले आऊं तो? सर जब हम पहली बार लेकर आते हैं ना, तो हम कहते हैं बिजनेस स्टार्टेड, और बाद में जब लेकर आते हैं तो हम कह देते हैं एडिशनल कैपिटल। सर एडिशनल कैपिटल हो या ओरिजिनल कैपिटल, फर्क कुछ नहीं पड़ता, बात एक ही होती है। तो जब मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा ना, तो मैं जर्नल एंट्री में दिखाऊंगा कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल या सिर्फ कैपिटल। एक ही बात है, ठीक है सर। ये मैं सिर्फ अभी आपको समझाने के लिए दो दो लिख कर दिखा रहा हूं, ठीक है ना। आपको ऐसा करना है पेपर में, ना मैं आगे से ऐसा करा करूंगा, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए है कि आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, आप सोहन्स कैपिटल भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ₹2 लाख। और नरेशन बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया। सर अब प्रोप्राइटर की बात चली रही है, तो साथ के साथ बात कर लेते हैं ड्राइंग्स की। कैश विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, कैश विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। ₹10,000 प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले। अगर प्रोप्राइटर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले तो सर इसे ड्राइंग्स कहते हैं, ड्राइंग्स। अगर प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालता है ना, इसे कहते हैं ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स की एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग्स को डेबिट कर दीजिए, कैश को क्रेडिट कर दीजिए, ₹10,000, ठीक है। बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, हमने अपने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला, ठीक है। सर देखिए, मैं कल भी बता रहा था, आज भी बता रहा हूं कि जर्नल पर जितनी अच्छी कमांड हो ना, उतना बेटर रहता है। और जर्नल पर कमांड करने के लिए, अगर आप चाहें कि भाई जर्नल पर बहुत अच्छे से कमांड हो जाए, तो आपको ना
मैं ये जो एंट्रीज लिखवा रहा हूँ, आप अपने पास ना सबसे पहले सर रट लीजिए इनको, ठीक है, मतलब थोड़ा ऑड सा है, मतलब मैं ऐसे कहूं, लेकिन आप ना टू स्टार्ट विद एंट्रीज को लर्न कर लीजिए। एक बार एंट्रीज को लर्न कीजिए, लर्न करने के बाद ना आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। अभी मैं मटेरियल दूंगा और फिर ना धीरे धीरे करते 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 सर आपको ना लॉजिक्स क्लियर होने लगेंगे। देखिए एकदम से हो सकता है अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको शायद एकदम से क्लिक करना स्टार्ट ना करें। सर 1 2 3 क्वेश्चन आपने किए नहीं हाथ से, आपको ये सारी बातें आसान लगने लगेंगी। एक बार ये रूटीन में आया ना, आपको ऑटोमेटिकली क्लिक करने लगेगा कि अच्छा कौन कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। आपको ऑटोमेटिकली क्लिक करने लगेगा कि अच्छा ये रियल है, ये पर्सनल है, ये नॉमिनल है। सर ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आने लगेगा कि अच्छा रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। सर लर्निंग बाय डूइंग, करके याद होंगी बातें, सुन के इतना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सर, अब एक जैसे अभी छोटा हम सा ये डाउट एक है। कॉम्प्रिहेंसिव से लिस्ट बनाई जर्नल एंट्रीज की। जी सर। सर इसे हमने ड्राइंग ही क्यों लिखा, इसको कैपिटल क्यों नहीं लिख दिया? बिकॉज ही हैज सर विथड्रॉन हिज मनी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, इसको मैं कैपिटल भी लिख सकता था, बात तो बिल्कुल सही है भाई, है तो उसी के पैसे हैं सर, लेकिन इससे ना एक फायदा होगा सर, अगर मैं इसको सिर्फ कैपिटल ही लिख देता ना सर, तो मुझे ये पता नहीं चल पाता कि ये कितने पैसे लाया और कितने पैसे खा गया। सर हिसाब इस बात का भी तो रखना चाहिए ना, मैं रोज अपने पास दुकान के गल्ले में से पैसे निकाल के ले जाता हूँ और खा जाता हूँ, और मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं कितने पैसे बचा रहा हूँ और कितना खा गया, तो सर बिजनेस तो चल ही नहीं पाएगा। सर बिजनेस की ग्रोथ का एक मूल मंत्र ये है कि 100 रुपए कमाए ना तो 100 रुपए खाइए मत, 100 रुपए कमाइए तो 80 खाइए, 20 रुपए बिजनेस में री इन्वेस्ट कीजिए, इससे बिजनेस में ग्रोथ होगी, ठीक है ना। अगर मैं सारे पैसे कंज्यूम कर लूंगा तो कभी ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी। सर ड्रॉइंग्स अकाउंट अलग बनाने से फायदा ये होगा सर कि ड्रॉइंग्स अकाउंट अलग बनाने से ना मुझे ये पता चलता रहेगा कि मैंने पूरे साल में कितने पैसे निकाले। अगर मैं इसको कैपिटल अकाउंट में ही डेबिट क्रेडिट करता रहा तो एट द एंड आंसर सेम आएगा, लेकिन सर पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। सर आंसर से ज्यादा इंटरेस्ट ना मेरा प्रेजेंटेशन में, आंसर तो मैथ्स वाले भी निकाल देते हैं सर, प्रॉफिट और लॉस ही तो निकालना है, प्रॉफिट और लॉस तो आप इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कीजिए, प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन इशू ये है कि सिर्फ प्रॉफिट और लॉस निकालना अकाउंटिंग का पर्पस नहीं है, अकाउंटिंग का पर्पस है चीजों को प्रॉपरली बताना, ठीक है। अगर हम अपने पास ड्राइंग्स अलग दिखाएंगे तो हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड होगा कि अच्छा पूरे साल में इतने अमाउंट की ड्राइंग हुई है, तो हमारे पास ना हम इजीली इसका रिकॉर्ड रख पाएंगे कि हमारी ड्राइंग ज्यादा तो नहीं हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं प्रॉफिट से ज्यादा पैसा निकाल कर खाई गया हमें, ये चीजें पता चल जाएंगी सर। मैं एक बात बताऊं ये सर, जो ड्राइंग हम अपने पास ये डिस्कस करेंगे भी सर, ये जो ड्राइंग्स का अकाउंट होता है ना सर, एट द एंड ऑफ द ईयर जाकर कैपिटल में से ही माइनस हो जाता है सर, ये बात मैं आपको फाइनल अकाउंट में बताऊंगा और मैं इसकी जर्नल एंट्री भी डिस्कस करूंगा सर। हम अपने पास जब ड्राइंग्स को एट द एंड ऑफ द ईयर एडजस्ट करते हैं ना, एंट्री पास कर देते हैं कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, सर ड्राइंग्स को क्रेडिट करके खत्म कर दिया जाता है और कैपिटल को डेबिट करके ये कैपिटल में से माइनस हो जाता है, तो अल्टीमेटली इफेक्ट वही आता है सर जो आप कह रहे हैं, बस हमारा करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। सर जो ड्राइंग है उसमें प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ होता है या फिर नहीं सर, ड्राइंग सर सिर्फ कैपिटल का ही? प्रॉफिट अलग होता है, ड्राइंग्स अलग होती हैं, कैपिटल अलग होता है, तो हम पता है क्या सर जो करते हैं प्रॉफिट होता है सर वो एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट ले जाकर ऐड कर देते हैं, ड्राइंग्स को माइनस कर देते हैं। इससे फायदा ये होता है सर, हमें सारी चीजें अलग अलग पता चल जाती हैं कि हमारे पास हमारा प्रॉफिट कितना, हमारे पास हमारी ड्राइंग्स कितनी, और सारा कुछ एडजस्ट करने के बाद हमारा कैपिटल कितना। ये प्रॉफिट जो है अल्टीमेटली कैपिटल में ही जुड़ जाता है या जी प्रॉफिट सर, अलग हो बिल्कुल सही कहा आपने सर, प्रॉफिट अल्टीमेटली कैपिटल में ही जुड़ जाता है, ड्राइंग्स अल्टीमेटली कैपिटल में से ही माइनस हो जाती हैं। तो इसका मतलब जो ड्राइंग निकालेंगे उसमें प्रॉफिट का कुछ भाग होगा, हो सकता है? सर ड्राइंग्स का मतलब मैं बताऊं वैसे होता क्या है, ड्राइंग्स का मतलब ये होता है कि मैं अपने पास अपनी दुकान चलाता हूं, मैं अपनी दुकान पर कुछ पैसे कमाता हूं, जो पैसे मैं कमाता हूं ना उनमें से कुछ पैसे ले जाकर खा जाता हूं, घर पे कंज्यूम कर लेता हूं, पर्सनल यूज में ले आता हूं, है ना सर। जो प्रॉफिट कमाऊंगा उसी में से तो खाऊंगा, है ना। तो मान लीजिए मैंने अपनी दुकान पर 50,000 रुपए कमाए, 50,000 में से 30,000 मैंने विड्रॉ कर लिए, सर ड्राइंग्स एक्चुअली देखा जाए तो प्रॉफिट में से ही होती है, लेकिन मैं इसे प्रॉफिट में डेबिट नहीं करता, मैं ड्राइंग्स को अलग रिकॉर्ड करता हूं, प्रॉफिट को अलग रिकॉर्ड करता हूं,
कैपिटल को अलग रिकॉर्ड करता हूं और एट द एंड ऑफ द ईयर इन सबको एक जगह पर लाकर एडजस्ट कर देता हूं। कैपिटल के अंदर प्रॉफिट को ऐड कर देता हूं, ड्राइंग्स को लेस कर देता हूं और सारा कुछ करने के बाद ये देख लेता हूं फाइनली मेरा कैपिटल कितना हो गया। लेकिन यदि रखना प्रॉफिट अलग अलग 20,000 का है और ड्राइंग मान लो 50,000 की हमें चाहिए, तो 20,000 प्रॉफिट से ले लेंगे और 30,000 कैपिटल में से ले बिल्कुल लेंगे। सही है सर? बिल्कुल सही, 100% करेक्ट सर। ठीक है। मान लीजिए अगर प्रॉफिट नहीं हो तो घर के खर्चे खत्म थोड़ी हो जाएंगे सर। कोविड में जब दुकानें बंद थी तो खाना तो फिर भी खा रहे थे लोग, है ना, घर के खर्चे तो फिर भी कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जा रहा था, बच्चों की फीस जा रही थी। भाई जो लोग, चलिए अब गवर्नमेंट जॉब है, ब्लेसिंग है सर ये तो, है ना, तो गवर्नमेंट सैलरी दे रही है। लेकिन सर अब मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, उसके पास तो पैसा ही नहीं आ रहा बेचारे के पास, तो सर पैसे नहीं आ रहे का मतलब ये थोड़ी है ड्राइंग्स नहीं होंगी। ड्राइंग तो मजबूरी है सर, खाना तो खाना पड़ेगा, तो वो ड्राइंग फिर प्रॉफिट के बजाय कैपिटल में से करेगा बेचारा, मजबूरी है उसकी। सर क्या कुछ वॉइस में इशू हो रहा है क्या? वॉइस कम है क्या? नहीं, ठीक आ रही है सर। क्लियर है। मुझे ना हो नहीं सकता सर, है एकदम कुछ क्लियर है। नेटवर्क इशू हो। आप 1 मिनट के लिए ना एग्जिट करके दोबारा से अगर ज्वाइन करेंगी तो आई थिंक ठीक हो जाएगा। हाँ जी, आइए तो अगली एंट्री पे आते हैं सर। सर अब मैं ना इतने दिन से, मतलब आज थर्ड डे है सर, कभी मैं कहता हूं मशीन खरीदी, कभी मैं कहता हूं फर्नीचर खरीदा, कभी ये खरीदा, कभी वो खरीदा। छोड़िए ना, मैं कहता हूं सीधा एसेट परचेज्ड। एसेट परचेज्ड इन कैश। मैंने अपने पास एसेट परचेज किया कैश में 50,000 रुपए। सर अब ये एसेट देखिए कुछ भी हो सकता है। आप कहें कि जी मैंने फर्नीचर खरीदा तो मैं फर्नीचर मान लूंगा, आप कहें मैंने बिल्डिंग खरीदी तो मैं बिल्डिंग मान लूंगा, आप कुछ भी बताइए, जो कहें वो ले लूंगा। लेकिन सर एंट्री सेम आएगी। देखिए सर, आप फर्नीचर खरीदें, आप बिल्डिंग खरीदें, आप मशीनरी खरीदें, सर कोई भी एसेट खरीदें, है तो एसेट ना, रियल की कैटेगरी में कवर होगा। और रियल की कैटेगरी में कवर होगा तो हमारे पास डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब एसेट आएगा तो डेबिट करेंगे और जब जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। सर एसेट में भेदभाव थोड़ी है, फर्नीचर का अलग करेंगे, बिल्डिंग का अलग करेंगे, कोई भी एसेट हो, क्या फर्क पड़ता है। तो मैं अपने पास ना यहां पर अब एसेट का नाम लिखने के बजाय बस इतना कह रहा हूं, एसेट परचेज्ड इन कैश। एंट्री हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट। सर क्वेश्चन में ना नाम दिया होगा फर्नीचर परचेज्ड इन कैश, आप लिख दीजिएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन में कहा होगा बिल्डिंग परचेज्ड इन कैश, आप लिख दीजिएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। जो भी एसेट हो ना उसका नाम लिख दीजिएगा टू कैश अकाउंट, 50,000 रुपए। और नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग एसेट परचेज्ड। सर इसको हम परचेज अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते? नहीं नहीं एंट्री सर, को नहीं सर, परचेज किसे कहते हैं सर? परचेज का मतलब होता है परचेज ऑफ गुड्स। परचेज का मतलब होता है परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स खरीदते हैं तो उसे कहते हैं परचेजेस, और एसेट खरीदते हैं तो सर एसेट का नाम लिखा जाता है। गुड्स का मतलब होता है सर जिस चीज का मेरा बिजनेस है, जिस चीज का मेरा बिजनेस है। सर मान लीजिए मेरी स्टेशनरी की शॉप है, तो स्टेशनरी का कोई भी आइटम खरीदूंगा ना तो मैं कहूंगा गुड्स, और स्टेशनरी के अलावा कुछ भी खरीदूंगा तो गुड्स नहीं कहूंगा सर। फिर ये मेरे पास परचेजेस अकाउंट में डेबिट नहीं किया जाएगा। गुड्स खरीदूंगा तो कहूंगा परचेजेस, गुड्स बेचूंगा तो कहूंगा सेल्स, और गुड्स के अलावा अगर कोई और सामान है, मैंने एसी खरीदा तो मैं कहूंगा एसी डेबिट, मैंने फर्नीचर खरीदा मैं कहूंगा फर्नीचर डेबिट, मैंने मशीन खरीदी मैं कहूंगा मशीनरी डेबिट। मैं जो सामान खरीदूंगा ना उसको डेबिट किया जाएगा। सर पॉइंट क्लियर है? जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था सर एसेट उधार पे भी तो खरीदा जा सकता है, तो ये लीजिए फिफ्थ एंट्री, एसेट परचेज्ड
फ्रॉम मिस्टर महेश ऑन क्रेडिट 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का एसेट खरीदा महेश से क्रेडिट पर। ठीक है सर, 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक है मिस्टर महेश और दूसरा है एसेट। अगेन एसेट का कुछ भी नाम दिया होगा, भाई मशीन खरीदी, फर्नीचर खरीदा, क्या खरीदा, तो मैं अपने पास जब जर्नल एंट्री पास करूंगा ना, तो हमारे पास एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट। सर डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, एसेट आ रहा है, और क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। सर महेश पर्सनल की कैटेगरी में कवर होते हैं, और पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो महेश को कर दीजिए क्रेडिट, एसेट डेबिट टू महेश 2 लाख रुपए, बीइंग asset purchased from Mahesh on credit. Being asset सर purchased महेश से on कैश में खरीदा, सर महेश से कैश में अगर खरीदा। महेश से कैश में खरीदा ना, तो सर फिर ना महेश का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है सर। तो सर पता कैसे चलेगा कि ये महेश से ही खरीदा हमने कैश सर में? क्या करेंगे सर ये जानकर? भाई मैं एक सर दुकान पर गया, अकाउंट मैं एक दुकान पर गया, मैंने सामान खरीदा और सामान खरीद कर पैसे देकर घर आ गया। अब क्या फर्क पड़ता है महेश से खरीदा या सुरेश से? सामान अच्छा, खरीदा, ठीक। पैसे दिए, कहानी खत्म। सर पता है फर्क कब पड़ता है? फर्क तब पड़ता है जब मैंने भी पैसे दिए नहीं है, देने हैं। अब महेश के पैसे अगर सुरेश को दे दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी सर, है ना। अच्छा जी आप सर। अगर कहें कि नहीं जी मैं तो जानना चाहता हूं, मैं तो जानूंगा, तो कोई परेशानी की बात नहीं है सर, सॉल्यूशन है मेरे पास। आप एक काम कीजिए ना, नरेशन में ये बात लिख लीजिए, नरेशन में लिख के रख लीजिए आप कि जी ये सामान महेश से खरीदा था, क्या परेशानी है, आपके पास रिकॉर्ड में रहेगी। लेकिन जर्नल एंट्री में मैं महेश को नहीं दिखा सकता। सर अगर मैंने महेश को डेबिट कर दिया ना, इसका मतलब ये है मैं महेश को डेटर बना रहा हूं। अगर मैंने क्रेडिट कर दिया ना, इसका मतलब ये है मैं महेश को क्रेडिटर बना रहा हूं। आप बात समझ रहे हैं? सर महेश मेरी इस जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट होने का मतलब है ये क्रेडिटर बन गया, मतलब मुझे इसके पैसे देने हैं। अगर किसी एंट्री में मैंने महेश को डेबिट किया, इसका मतलब ये डेटर बन गया, इसका मतलब मुझे इससे पैसे लेने हैं। ठीक है सर, जब मैंने पैसे दे दिए, अब ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, तो अब मैं नाम नहीं लिख सकता सर। आप समझ रहे हैं? आइए ये एंट्री में लिखवा देता हूं जैसे सर ने पूछी। ये लीजिए 6th एंट्री, एसेट परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर विक्रम फॉर कैश 1 लाख रुपए। सर मैंने विक्रम से सामान खरीदा कैश में, तो अब ना सर विक्रम इंपॉर्टेंट नहीं है, कैश इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं एंट्री पास करूंगा एसेट अकाउंट डेबिट। सर मशीन आई और कैश गया टू कैश अकाउंट। सर एक बात सोचिए, 1 मिनट सोच के तो देखिए। सर यहां लिखा है एसेट परचेज्ड इन कैश, है ना, मैंने ये बताया ही नहीं किससे खरीदा। एक बात बताइए, जिससे भी खरीदा होगा कुछ तो नाम होगा उसका। भाई मुझे क्वेश्चन बता नहीं रहा नाम, ठीक है, नाम नहीं बता रहा, नाम होगा तो ना सर। अगर नाम को रिकॉर्ड करना ही होता तो फिर तो इस एंट्री में नाम बताना पड़ेगा, बिना बताए कैसे चल जाएगा काम। सर नाम इंपॉर्टेंट ही नहीं है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि मैंने कैश दे दिया। कैश और क्रेडिट जब मैंने कैश दे डिफरेंस दिया है सर। तो अब ये बात से फर्क नहीं पड़ता कि हमने ये किससे खरीदा। ठीक है, हाँ मैं फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात। अगर आप कहें नहीं हमें तो रिकॉर्ड करना है नाम, तो कीजिए ना, नरेशन में कीजिए। सर नरेशन तो हमारे अपने घर की है, हम जो चाहें लिखें, उसमें हम लिख दें कि जी हमने अपने पास रमेश ऑफ दिल्ली से सामान खरीदा, हमने रमेश ऑफ सीपी से सामान खरीदा, रमेश ऑफ रोहिणी से सामान खरीदा।
हो सकता है ना मैं रिकॉर्ड में ये चीज रखना चाहूं, 2 रमेश है मेरे पास, एक रोहिणी वाले हैं, एक मेरे पास मान लीजिए मयूर विहार वाले हैं, मुझे पता रहे मैंने किससे मशीन खरीदी है, ठीक है सर। लेकिन अकाउंट्स में ये बातें जानने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि भाई इस चीजों का रिकॉर्ड रहे तो सर बिल तो हमारे पास होता ही है ना, बिल से पता चल जाएगा, ठीक है। मुझे नरेशन में इस बात को लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी देखिए मैं कह रहा हूं मैं लिख दूं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना लिखूं तो भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, डिफरेंस ये ये है देखिए सर कि अगर कैश एसेट में अकाउंट खरीदेंगे तो डेबिट 1 कैश लाख। अकाउंट भी आएगा। जी सर, सर आवाज कट गई सर। मैं कह रहा हूँ डिफरेंस ये है सर, कैश में अगर हम खरीदेंगे तो टू कैश अकाउंट ही आएगा। जी सर, जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अगर हम कैश में खरीदेंगे तो टू कैश ही आएगा, एसेट हाँ। परचेज्ड इन कैश, ठीक है। आप चाहें तो नरेशन ऐसे लिख सकते हैं, एसेट परचेज्ड फ्रॉम विक्रम इन कैश। हाँ जी, तो सर ये हमने बात की एसेट परचेज करने की। सर कई बार ये होता है कि गुड्स परचेज करते हुए डिस्काउंट मिल जाता है और जब उसको सेल करते हैं तो मतलब कि हायर प्राइस पे, मतलब कि कुछ प्रॉफिट पे या कुछ लॉसेस हो जाते हैं या कुछ सर अभी इनकम्स हो अभी ना जाती है। अभी हम परचेजेस और सेल्स की एंट्रीज में करेंगे ना, वहां पर बात करेंगे सर। बाकी इसके ऊपर ना एक अलग से टॉपिक भी पढ़ाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कल, उसमें मैं आपके साथ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में बात करूंगा। डिस्काउंट भी अलग अलग तरह के होते हैं सर, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। हाँ बाकी डिस्काउंट के बारे में मैं अभी बात करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। नॉर्मल डिस्काउंट के बारे में बात करना शुरू कर दूंगा, परचेज और सेल की बात भी शुरू कर दूंगा, लेकिन फिर इसके ऊपर भी मैं आगे डिटेल में जाऊंगा। ट्रेड डिस्काउंट होगा तो क्या होगा, कैश डिस्काउंट होगा तो क्या होगा। हाँ जी, आगे देखिए सर। एसेट बेचा भी जा सकता है सर, जैसे हमें बताया गया ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹12,000 इन कैश। 12,000 रुपए में ओल्ड फर्नीचर बेच दिया, ठीक है सर। ये ओल्ड वोल्ड कुछ नहीं होता सर, फर्नीचर होता है। अकाउंट में ये थोड़ी दिखाया जाता है कि भाई ये वाला न्यू फर्नीचर अकाउंट है, ये ओल्ड फर्नीचर अकाउंट है। फर्नीचर अकाउंट होता है बस, ओल्ड न्यू कहां से आ गया। तो मेरे पास एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। सर देखिए 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक है कैश और दूसरा है फर्नीचर। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 12,000 rupees, being furniture sold for cash, being furniture sold for cash। फर्नीचर बेचा कैश में, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। सर जरा 1 मिनट, थोड़ा पानी पी लो, 1 मिनट में कंटिन्यू।
आवाज नहीं आ रही। सर पानी पीने गए हुए हैं। सॉरी ओके। हाँ जी सर। तो मैं ये बता रहा था कि ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश 12,000 रुपीज, हमारे पास एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। सर इसी तरह से अगर हम बात करें एक्सपेंसेस की, एक्सपेंसेस पेड इन कैश। सर मैं ना चक्कर में नहीं पड़ रहा कि एक्सपेंस कौन सा। अभी तक मैं आपको जब जर्नल एंट्रीज करा रहा था ना, मैं एक एक एक्सपेंस लेता था, अलग अलग एंट्री पास करता था। सर क्या फर्क पड़ेगा इससे? भाई रेंट पे करो, वेजेस पे करो, सैलरी पे करो, कोई भी XYZ एक्सपेंस पे करो। आप जब भी एक्सपेंस पे करेंगे तो एक्सपेंस पे करेंगे तो एक्सपेंस डेबिट होगा और कैश जाएगा तो कैश क्रेडिट होगा। एंट्री हो जाएगी एक्सपेंस पेड इन कैश 8,000 रुपए सपोज, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। सर हमें ना एक्सपेंस नहीं दिया होगा, नाम दिया होगा। क्वेश्चन का है सैलरी पेड इन कैश, आप कह दीजिएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। आपसे कहा जाए वेजेस पेड इन कैश, आप कह दीजिएगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। जो भी एक्सपेंस हो उसको डेबिट कर दीजिएगा, कैश को क्रेडिट कर दीजिएगा। बीइंग एक्सपेंस पेड इन कैश। सर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे अभी हम एसेट में बात कर रहे थे ना सर, वैसे ही कभी कभी यहां पर भी ऐसा होता है। हमें क्वेश्चन में बताया जाए सैलरी पेड टू मिस्टर विशाल इन कैश। हमने सैलरी पे की विशाल को कैश में 16,000 रुपए। सर यहां पर ना विशाल रेलिवेंट नहीं है। ये मैटर नहीं करता कि सैलरी किसको पे की, ये मैटर करता है कि सैलरी पे की। तो हम अपने पास जब जर्नल एंट्री पास करेंगे ना, तो जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? हम कहेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट कहीं आए हो टू कैश अकाउंट। हाँ सर किसी का रवि unmute हो KWD गया आया शायद। वो। हाँ तो कौन जाना है रवि से नाम से वो। रवि सर अनम्यूट हो गया सर, प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। बीइंग सैलरी पेड। सर अब अगर आप चाहें तो ये लिख दीजिए टू मिस्टर विशाल इन कैश। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं हम तो पूरा लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, लेकिन अगर मैं नरेशन सिर्फ इतनी भी लिख दूं ना सैलरी पेड इन कैश तो भी काफी है। सर जर्नल एंट्री में तो विशाल का नाम आएगा ही नहीं, जर्नल एंट्री में तो विशाल का नाम आ ही नहीं सकता। सर इसी तरह से ना सोचिए, इनकम भी तो रिसीव हो सकती है। इनकम्स रिसीव्ड इन कैश रुपीज 10,000। इनकम्स रिसीव्ड इन कैश 10,000, क्या एंट्री होगी? सर एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट 10,000। बीइंग सैलरी रिसीव्ड सॉरी
being income received in cash, being income received in cash, इनकम मिली कैश में 10,000 रुपए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। सर अगेन जैसा भी हम एक्सपेंस में बात कर रहे थे, अगर हमें इनकम किससे मिली उसका नाम गिवन हो ना, वो मैटर नहीं करेगा। जैसे हमें बताया जाए कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर तुषार इन कैश 4,000 रुपए, तो जब मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा ना, मैं कहूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ₹4,000 being commission received from Tushar in cash। सर अब मैं गुड्स से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पर आता हूं। सर ये मान जो लीजिए- कमीशन वगैरह है सर, अगर ये चेक में रिसीव हो तो फिर कैसे लिखेंगे? सर बैंक आ जाएगा कैश की जगह। अभी मैं बैंक की एंट्रीज ना लिखवाऊंगा अलग से, बैंक की ढेर सारी एंट्रीज लिखेंगे। जैसे अभी तो हम सिंपल एंट्रीज कर रहे हैं ना, फिर धीरे धीरे हमारे पास हम बैंक वाली एंट्रीज में ये डिस्कस करेंगे। कमीशन रिसीव की एंट्री हो जाएगी सर कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक है कैश, दूसरा है कमीशन। कैश रियल की कैटेगरी में आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। कमीशन नॉमिनल की कैटेगरी में आएगा, इनकम है इनकम, और नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कमीशन को क्रेडिट कर देंगे। गुड्स परचेज्ड फॉर कैश 18,000 रुपए। अच्छा, इसी चीज को ना ऐसे भी कहा जा सकता था, कैश परचेजेस 18,000, एक ही बात है। सॉरी, कैश परचेजेस 18,000। सर ऐसा भी तो हो सकता था, सोचिए। गुड्स परचेज फ्रॉम दिनेश फॉर कैश। क्वेश्चन बता रहा है हमने सामान खरीदा है कैश में 18,000 रुपए। ठीक है सर, मान लीजिए सिर्फ इतना बताया जाए, गुड्स परचेज्ड 18,000 रुपए, ये बताया ही ना जाए कि कैश में या क्रेडिट पर। सर कुछ भी गिवन नहीं है, बस इतना गुड्स परचेज 18,000। अब बताइए ये गुड्स हमने कैसे खरीदे होंगे? तो सर ये गुड्स ना हमने कैश में खरीदे होंगे। जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 18,000 being goods purchased for cash, being goods purchased
फॉर कैश। गुड्स परचेज्ड हमारे पास डेबिट हो जाएगा, परचेजेस डेबिट हो गई, और कैश हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। हाँ जी, सर इसको मैं ऐसे भी कह सकता था, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम चेतन ऑन क्रेडिट। चेतन से गुड्स खरीदे क्रेडिट पर 12,000 रुपए के, ठीक है। चेतन से गुड्स खरीदे क्रेडिट पर, गुड्स परचेज फ्रॉम चेतन ऑन क्रेडिट 12,000 रुपए। सर यहां पर एक खास बात है, अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता ना, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम चेतन, सर नाम दिया है, ये नहीं बता रहा कैश में खरीदा या क्रेडिट पर, ठीक है। सर नाम दिया हुआ है, देखिए, ये नहीं बता रहा कैश में खरीदा या क्रेडिट पर। तो बताइए कैश में लिया होगा या क्रेडिट पे लिया होगा? तो हम हमेशा ये मानकर चलेंगे, नाम दिया है ना, नाम नाम, बस ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सर अगर नाम दिया हुआ है और ये बता नहीं रहा है कैश है या क्रेडिट, तो हम क्रेडिट मानेंगे। लेकिन अगर नाम दिया हो, सर ऊपर भी तो दिया था, लेकिन देखिए लिखा हुआ था फॉर कैश, दिनेश फॉर कैश, तो फिर ये कैश ट्रांजैक्शन है। और अगर बस नाम लिखा हुआ है, ये नहीं बता रहा है कैश या क्रेडिट, तो फिर हम इसको अपने पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे। सर एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू चेतन 12,000 रुपए। being goods purchased from Chetan on credit. Being goods purchased from Chetan on credit. अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है सर, सर एक हमें क्वेश्चन बस है, बताते हैं, अगर वहां पर ऑन क्रेडिट या ऑन कैश ना लिखा हो तो हम क्या अज्यूम करें? कैश। सर देखिए डिपेंड इस बात पे करता है कि क्या नाम दिया क्रेडिट है या करना नहीं पड़ेगा। दिया। सर जैसे मैं ना एग्जाम्पल के जरिए बात करता हूं, सर हमें बस इतना बताया है परचेजेस 10,000, कुछ नहीं बता रहे सर, कुछ भी नहीं, नथिंग। सर ये कैश परचेज है, ठीक है। सर क्वेश्चन में लिख कर बताया जाता कैश परचेजेस 10,000, तो अब तो लिख कर बता दिया कैश है, इसका मतलब कैश है। क्वेश्चन में लिख के बताया होता क्रेडिट परचेजेस 10,000, तो लिख के बताया है सर, इसका मतलब क्रेडिट है। क्वेश्चन में लिखा होता परचेज्ड फ्रॉम सोहन 10,000, सर नाम गिवन है और कुछ नहीं बता रहे कैश है या क्रेडिट है, तो क्रेडिट है सर। इसी तरह दिया है
परचेजेस फ्रॉम सोहन फॉर कैश 10,000। अब नाम दिया है ना, लिखा हुआ है ना सर, नाम दिया है लेकिन साथ में लिखा हुआ है कैश में, तो हम इसे मानेंगे कैश परचेजेस। सर जैसे परचेजेस फ्रॉम सोहन ऑन क्रेडिट 10,000। तो अगेन सर अगर बता दिया जाए ना कैसा है, तो जैसा बताया जाए वैसा है। जी सर। सर ये कह रहा था जो क्रेडिट परचेजेस 10,000 सिंपली आपने लिखा, तो इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे सर? सर इसकी एंट्री पास करेंगे, अगली एंट्री जैसे मैं ले रहा था, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट 10,000 रुपए। 10,000 का माल खरीदा उधार पर। सर किससे खरीदा, नाम तो बता ही नहीं रहे, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है सर। परचेजेस अकाउंट डेबिट, सर जिन लोगों से हम उधार पर माल खरीदते हैं ना सर, उन्हें कहते हैं क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। सर नाम बता दे तो नाम लिख दीजिए, और नाम ना बताए तो मत लिखिए ना, प्रॉब्लम क्या है, हम क्रेडिटर्स लिख देते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। सर क्रेडिटर किसे कहते हैं, क्रेडिटर का मतलब होता है वो लोग जिनसे हमने उधार पर माल खरीदा, तो उधार पर माल खरीदने वाले को क्रेडिटर कहते हैं। अब नाम मुझे पता नहीं था तो मैंने क्रेडिटर के नाम से दिखा दिया, ठीक है सर। जैसे हम कई बार पढ़ते हैं ना सन्ड्री क्रेडिटर्स, सर सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है सर, सन्ड्री क्रेडिटर्स की ना एक लिस्ट होती है पूरी, 25 क्रेडिटर है मेरे, तो 25 को जोड़ के दिखा देता हूं सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब मान लीजिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है कि भाई किससे खरीदा, तो जिससे भी खरीदा अल्टीमेटली जाना तो उसे क्रेडिटर में ही है, मैं एंट्री में ही क्रेडिटर दिखा दूंगा। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। सर अब सेम एंट्रीज में रिपीट करता हूं सेल्स के लिए। हमें बताया गया गुड्स सोल्ड फॉर कैश 25,000 रुपए। गुड्स सोल्ड टू तुषार फॉर कैश 25,000 रुपए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिर्फ कैश सेल्स, ठीक है, 25,000 रुपए सिर्फ लिखा हुआ है सेल्स 25,000, कुछ नहीं बता रहे कैश है क्रेडिट है क्या है, कोई बात नहीं। जर्नल एंट्री क्या होगी सर, जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 25,000 25,000। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, सर बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। मतलब हम परचेज को बाय डिफॉल्ट क्रेडिट मानते हैं और सेल्स को बाय डिफॉल्ट हम कैश मानते हैं। नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है मैम, जो अजम्पशन मैंने परचेज में लगाई है ना, सेम अजम्पशन मैंने सेल्स में लगाई है। अगर हमारे पास परचेज में सारी एंट्रीज में देखूं तो बिल्कुल सेम ही तो है। जैसे यहां पर है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, वहां पे लिखा था गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। यहां पे लिखा है गुड्स सोल्ड टू तुषार फॉर कैश, वहां पे लिखा था गुड्स परचेज फ्रॉम तुषार फॉर कैश। यहां पे लिखा है कैश सेल्स, वहां लिखा था कैश परचेजेस। अगर सिर्फ सेल्स है, कुछ नहीं बता रहे, तो मैंने कैश माना, सिर्फ परचेज है तो भी मैंने कैश माना। और अगर नाम दिया हो, बिल्कुल सेम चल रहा है, बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है सर, ठीक है।
गुड्स सोल्ड टू राजेश ऑन क्रेडिट, या फिर गुड्स सोल्ड टू राजेश। $17,000। तो एंट्री होगी मेरे पास राजेश डेबिट, टू सेल्स अकाउंट ₹17,000 being goods sold to Rajesh on credit। और बिल्कुल इसी तरह से मान लीजिए हमें बताया जाए कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, या फिर हमसे कहा जाए क्रेडिट सेल्स, बस कुछ ना बताया जाए, बस इतना बताया जाए क्रेडिट सेल्स 12,000। अब क्या करूं? तो अगर नाम नहीं दिया है ना तो मैं कहूंगा डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेटर्स डेबिट टू सेल्स ₹12,000। सॉरी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स ₹12,000 बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, being goods sold on credit। सर ये लास्ट बार रिपीट कर देना सर एक बार, गुड्स सोल्ड ऑन का ये वाला। सर अगर हमें जिस पर्सन को हमने उधार पर माल बेचा है ना उसका नाम ना बताया जाए, तो जिन लोगों को हम उधार पर माल बेचते हैं ना उन्हें कहते हैं डेटर, जिनसे उधार पर खरीदते हैं उन्हें कहते हैं क्रेडिटर। जिससे उधार पर माल खरीदा वो क्रेडिटर है, जिसको उधार पर माल बेचा वो डेटर है। तो बस हम अपने पास ना डेटर्स और क्रेडिटर्स के नाम से एंट्री कर देंगे अगर हमें नाम पता हुआ तो। सर कल हमारी जो सिविक सेंटर वाली क्लास होती है अगस्त 4 फ्राइडे। सर ये क्लास नहीं है कल मेरे NADT में सेशन है, तो सिर्फ कल की आफ्टरनून की क्लास नहीं है। वैसे तो मैंने इवनिंग में अनाउंस कर दिया था, लेकिन जो लोग नहीं थे उनके लिए इवनिंग हमारी जो क्लास है ना सर कल की 7:30 to 9:30 वाली, ये नॉर्मल शेड्यूल पर है सर, अकाउंट्स की क्लास। ठीक है, आफ्टरनून कैंसिल्ड है और इवनिंग सेशन नॉर्मल शेड्यूल पर है। अकाउंट्स जर्नल एंट्रीज हम कंटिन्यू करेंगे। सर ये जो सैटरडे है परसों, इसमें 2:32 4:45 ऑनलाइन सेशन होगा टैक्स का मीट पे। इसमें सैलरी के क्वेश्चंस कराऊंगा फुल फ्लेजेड। इसमें ITI और ITO दोनों के कैंडिडेट्स अटेंड करें। सर सैटरडे को सॉरी एक्सक्यूज मी टू इंटरप्ट यू। जी मैम जी। सर ये क्लास मॉर्निंग में हो सकती है क्या? मैम सैटरडे की
यस सर। नहीं मैम, एक्चुअली सैटरडे मेरा ऑफिस का वर्किंग होता है, तो वो 9 o'clock से नॉर्मल शेड्यूल रहता है पूरा, तो सैटरडे का नहीं हो सकता। संडे का मैं मैनेज कर सकता हूँ, जैसा आप कहें। संडे ऑफ होता है, सैटरडे क्योंकि वर्किंग है इसलिए सैटरडे पॉसिबल नहीं है। टाइमिंग ठीक है सर दोनों। सर रिकॉर्डेड वीडियोस कहाँ मिलेंगी? मैम रिकॉर्डेड वीडियोस प्रीवियस जो ऐप पर मिलेंगी, ऐप पर। आप ऐप में एडेड हैं ग्रुप में? सर मैंने तो आज ही फीस पे की है तो मुझे पता नहीं है। मैम ग्रुप वो ग्रुप में तो ऐड हुई हूँ ना आज व्हाट्सएप। लिस्ट बना दी है, मुझे एक्सेल फाइल भेजनी थी उन्हें। आज एक्सेल के बजाय उन्होंने भी मुझे प्रिंट आउट भेज दिया है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट कर दी है, कल जैसे ही एक्सेल फाइल आएगी ना तो मैं सबके नंबर्स जो है ऐप पर ऐड कर दूंगा, आपको शो होने लगेगा। आपने ऐप डाउनलोड की है वैसे? हाँ जी सर कर ली है, पर उसमें तो पुराना डेटा कोई दिखा बात रहा नहीं। है। अभी मैं आपको ऐप में, आप अभी क्लास के बाद मुझे नंबर बता दीजिएगा, तो एक जो पुराना ग्रुप बना हुआ था ना उस पे मैं ऐड कर दूंगा आपको। बाकी अभी क्योंकि ऐप में ग्रुप बना नहीं था, इसलिए मैंने साथ ही साथ यूट्यूब पर भी वीडियोस अपलोड की हैं। आगे से नहीं होंगी लेकिन अभी तक की अपलोडेड है। मैंने ग्रुप में उसका लिंक भी शेयर किया था, आप फॉर द टाइमिंग वहां से देख सकते हैं। सर मैं आज ऐड हुई हूँ ना ग्रुप में, तो वो भी नहीं होगा। किस आप नाम से है व्हाट्सएप सर ग्रुप में भी नहीं चैनल है तो वो? कोई बात नहीं, आप मुझे तो अभी व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपने नंबर से, मैं सब शेयर ठीक कर। है सर। ओके सर। ओके सर। जी सर, कल हमारा ना शाम का शेड्यूल नॉर्मल है, और सर सैटरडे को भी हमारा नॉर्मल चलेगा अकाउंट्स का शेड्यूल इवनिंग में। और इस संडे को AM to 2 और 2:30 PM हम एक क्लास रखेंगे जिसमें कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स के बारे में बात करेंगे। इसमें हमारे पास स्लैब रेट की भी बात होगी, इसमें हमारे पास स्पेशल रेट्स की भी बात होगी। तो ये सर ये अच्छा है। संडे वाली क्लास या तो थोड़ा अर्ली कर लें या फिर लेट कर लें, दिन में कुछ टाइम यूटिलाइज तो हो जाए सर। सहमत हूँ सर इनसे मैं भी। सर बस या वो तो 9 थोड़ा बजे सा कर लें, 9 सेम से यही 11 मैं कर भी लें बोल सर, रहा था सर, या तो मॉर्निंग में या अर्ली हो फिर जाए इवनिंग या में ही फिर रख लें। इवनिंग में हो जाए, जो सर 9। 10 AM से कर लेते हैं सर, 10। वो थोड़ा सा ये था सर, बस संडे है जरा थोड़ा सा। सर 2-4 हफ्ते, अगर 2-3 हफ्ते आपके संडे जाएंगे तो एग्जाम पे संडे यूटिलाइज नहीं भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इमरजेंसी नहीं हो तो बात अलग है। इसीलिए बोल रहे थे या तो मॉर्निंग में 9 o'clock कर लेते या फिर इवनिंग में कर लेते 5 o'clock से, इसका टाइम सर। ठीक है सर। अच्छा सर, ये सैटरडे में डिस्कस कर लेंगे, बड़ा सैटरडे में देखेंगे जैसा भी होगा। मैं करूंगा 9 o'clock कर लूंगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जी। हम ये सैटरडे में डिस्कस कर लेंगे। जी 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 सर, बस कल दोपहर का मैं बार बार इसलिए रिमाइंड करा रहा था कि ऐसा ना हो बाई चांस कोई बाय मिस्टेक जाए सिविक सेंटर और जाके बेकार में टाइम वेस्ट हो, क्लास ना हो वहां पता चले। मैं एक बार रिमाइंडर ग्रुप पे भी डाल दूंगा जी। सर मैं ये बता रहा था कि देखिए ये जो जर्नल एंट्रीज है ना, गुड्स की सेल की और गुड्स की परचेज की, ये बिल्कुल सिमिलर है। बेटा बेटा 1 मिनट रुको, अब तो छोड़ दे, तो पेन भी ले ले तूने। हाँ जी, इसी में हम अपने पास ना 2 एंट्रीज जल्दी से और डिस्कस करते हैं, वो है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की। मान लीजिए गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रोहन रिटर्न टू हिम। रोहन से हमने गुड्स परचेज किए थे, वो रिटर्न कर दिए 8,000 रुपए के। ठीक है सर, जब हम खरीदा हुआ सामान वापस करते हैं ना, इसे कहते हैं परचेजेस रिटर्न। जिसको हमने रिटर्न किया ना वो होगा रिसीवर, तो रोहन को कर देंगे डेबिट।
और 2 परचेजेस रिटर्न अकाउंट। रोहन डेबिट हो जाएंगे 8000 से, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगी 8000 से। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रोहन रिटर्न टू हिम। या मैं सिंपली ये भी कर सकता था, बीइंग गुड्स रिटर्न टू रोहन, एक ही बात है। इसी तरह से गुड्स सोहन रिटर्न गुड्स सोल्ड टू हिम 6000 रुपए। सोहन को हमने गुड्स बेचे थे, सोहन ने उन गुड्स को रिटर्न कर दिया। अब एंट्री होगी सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट। $6,002 to Sohan 6,000 being goods returned by Sohan या सोहन रिटर्न गुड्स, एक ही बात है। ठीक है सर, ये हमारे पास ना गुड्स से रिलेटेड एंट्रीज होंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जर्नल के हर क्वेश्चन में ये एंट्रीज हमारे पास बार बार यूज होंगी। ठीक है चलिए सर, इसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। यू वेलकम थैंक यू सर। यू वेलकम सर।